तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आपने जब कभी भी माफिया, गैंगस्टर ऐसे कोई नाम सुने होंगे तो ज्यादातर आपको ये मुंबई की साइड में, नॉर्थ इंडिया की साइड में ऐसी जगहों पे सुनने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे केसेस मिलते हैं जो साउथ इंडिया साइड से आपको बड़े बड़े गैंगस्टर्स या ऐसे किसी माफिया के बारे में सुनने को मिले। आज मैं बात करने जा रहा हूं साउथ इंडिया के एक ऐसे गैंगस्टर, एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसकी एक समय पे राजनीति के गलियारों में और पुलिस महकमे में भी बहुत गहरी पैठ थी। या तो वो उन्हें कुछ फायदा पहुंचा के अपने साथ मिला के रखता था या फिर ब्लैकमेल करके। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है साउथ के सबसे ज्यादा बदनाम, सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा चर्चित गैंगस्टर के बारे में, जो था ऑटो शंकर। इसका असली नाम ऑटो शंकर ऑब्वियसली नहीं था, इसका जो नाम था वो था गौरी शंकर। अब इसको ये ऑटो शंकर नाम कैसे मिला, कैसे इसने अपनी जुर्म की दुनिया का पूरा सफर तय किया, क्या क्या किया इसने अपनी जिंदगी में, आज की कहानी में हम इसी के बारे में बात करेंगे। गौरी शंकर का जन्म हुआ था 4 मार्च 1955 के दिन तमिलनाडु के वेल्लार जिले में। यहाँ पे एक कैंगैया नल्लूर नाम की जगह है जहां पे गौरी शंकर का जन्म हुआ था। ये एक गरीब फैमिली में ही पैदा हुआ था, तो इनके पास पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। लेकिन गौरी शंकर जो था, इसे पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था। ये कहीं से पैसे चुरा के, कुछ जुगाड़ करके, कहीं ना कहीं कुछ इंतजाम करके पिक्चरें बहुत देखा करता था। और इसके अंदर एक खास आदत थी कि जब भी आप जैसे मूवी देखते हैं तो आपको उसमें हीरो का कैरेक्टर पसंद आता है, कैसे उसने गुंडे को मारा वो पसंद आता है। लेकिन गौरी शंकर को बचपन से ही विलेन का रोल बहुत पसंद आता था। उसके बारे में जब भी बाद में जांच पड़ताल की गई थी, पता किया गया था, तो ये जरूर सबने कहा था कि बचपन में जब वो मूवीज वगैरह देख के आता था तो अपने दोस्तों के साथ में वो सीन रीइनैक्ट किया करता था और हमेशा विलन ही बनता था। मतलब बचपन से ही उसको जो विलन की लाइफ थी, विलन की जो चीजें होती थी, वो बड़ा फैसिनेट करती थी। बचपन से ही पैसे की चाह में वो, जैसा मैंने कहा, चोरी चकारी, छोटा मोटा काम वो किया ही करता था। जब वो बड़ा होता है तो 1974 के अराउंड में वो अपना घर और गांव छोड़ के पहुंच जाता है चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। मद्रास पहुंच के ये शुरुआत में थोड़ा पुताई वगैरह का काम करता है, चोरी चकारी वगैरह ये करता ही रहता था। धीरे धीरे पैसे जमा करता है और थोड़े ही समय के अंदर ये एक ऑटो खरीद लेता है। अब ये मद्रास में ऑटो चलाने का काम कर रहा था। लेकिन साल 1974 जब ये मद्रास आया था तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी वो एक ऐसा कानून बनाती है, एक ऐसा निर्णय लेती है जो इस गौरी शंकर की जिंदगी को बदल के रख देता है। 1974 में ही तमिलनाडु सरकार शराबबंदी लागू कर देती है। मतलब तमिलनाडु में अब शराब खरीदना और बेचना इलीगल हो चुका था। तमिलनाडु साइड की अगर बात की जाए तो वहां पे एक पेड़ों के जूस से बनने वाली ताड़ी भी बहुत मशहूर होती है, उसे भी इसी कानून के अंदर लेके आया गया था। तो अब तमिलनाडु में शराब में पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी थी। अब जब किसी चीज पर पाबंदी लगाई जाती है तो जो गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग होते हैं वो उसकी कालाबाजारी भी करते हैं। तो गौरी शंकर को ये चीज एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। उस समय जो तस्करी वाला काम किया जाता था, सामान को इधर से उधर ले जाने वाला काम किया जाता था, उसमें ऑटो का इतना यूज होता नहीं था। कभी किसी ने इतना सोचा नहीं था कि ऑटो के थ्रू किसी सामान को इधर से उधर लेके जाया जाए। अब ऑटो की खासियत यह है कि वो पतली पतली गलियों में भी जा सकता है, क्योंकि ऑटो में पैसेंजर्स होते हैं, मतलब आम जनता बैठी होती है, तो कोई पुलिस वाला या बाकी लोग भी उसकी जल्दी चेकिंग नहीं करते कि आम जनता परेशान होगी। किसी को लगा भी नहीं कि कभी ये इसमें कुछ इलीगल चीज की जाएगी। तो इसी वजह से ऑटो जो थे उनकी इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी। इसी चीज को गौरी शंकर ने अपॉर्चुनिटी बनाया और ऑटो के थ्रू तस्करी करना चालू कर दिया। अब क्योंकि उसका ये तरीका थोड़ा नया नया सा था और एकदम शराबबंदी हुई ही थी, तो अब जो जिनको पीने की आदत होती है वो तो महंगे दामों पे, डबल ट्रिपल दाम पे भी शराब खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो गौरी शंकर को इस धंधे में बहुत फायदा होने लगता है। वो अपने छोटे भाई मोहन को भी इसी धंधे में उतार देता है और अब वो इसमें काफी ज्यादा कमाई करने लगता है। जो भी उसके शौक थे, महंगे कपड़ों का, महंगी घड़ियों का, इवन बाइक भी उसको बहुत पसंद थी, एक उसने उसको भी खरीद लिया। तो जो भी उसकी लाइफ में चीजें थी वो उन्हें अब पैसे के थ्रू पा रहा था। पैसा आ रहा था, धंधा अच्छा चल रहा था। इसी दौरान वो जगदीश्वरी नाम की एक लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन थोड़े समय के बाद चीजें बदल जाती हैं। 1981 में तमिलनाडु की सरकार भी बदलती है और ये शराबबंदी का जो कानून था ये भी बदल जाता है। शराब के ऊपर जो ये बैन लगा हुआ था इसे सरकार 1981 में हटा देती है। तो अब जो शराब तस्करी का काम था वो गौरी शंकर के लिए किसी काम का नहीं रह गया था,
क्योंकि जब इलीगल थी तब तो लोग खरीद रहे थे, जब लीगली हो चुकी है तो लोग तस्करों से क्यों खरीदेंगे। इसी वजह से वो अब एक दूसरा धंधा चालू करता है, जिसके बारे में जब वो शराब की तस्करी किया करता था तभी उसे पता चला था, और ये था लड़कियां सप्लाई करने का धंधा। अब जो शराब की तस्करी का काम था वो तो सिर्फ अपने भाई मोहन के साथ में मिलकर वो कर लिया करता था, लेकिन जो लड़कियां सप्लाई करने वाला काम था इसके लिए उसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी। तो ऐसे में वो अपने बहनोई एल्डिन को भी अपने साथ में ला लेता है। इसके अलावा भी उसके कुछ दोस्त थे, पलानी, रवि, राजारमन, जयवेलू और शिवाजी। इन सब के साथ में मिलकर वो एक गैंग की तरीके का बना लेता है और अब वो इस लड़कियां सप्लाई करने वाले धंधे में उतर जाता है। पहले वो अपने ऑटो के थ्रू शराब सप्लाई किया करता था और अब उसी ऑटो से लड़कियां सप्लाई करने का काम चालू कर देता है। क्योंकि उसके सारे के सारे धंधे उसके ऑटो के थ्रू ही चलते थे, तो इसी दौरान उसे गौरी शंकर के अलावा एक नया नाम मिलता है, ऑटो शंकर। जो ये लड़कियां सप्लाई करने का धंधा था ये भी अब इसका ठीक ठाक चलने लगता है। पहले वो पेरियार नगर में एक जमीन लेता है जहां पे वो उस धंधे को करता है, और उसके बाद में एलबी रोड में भी अपना एक दूसरा अड्डा बना लेता है। जिस समय ऑटो शंकर शराब सप्लाई का काम किया करता था उसी समय उसका जो कनेक्शन था वो कुछ पुलिस वालों से भी बना था, क्योंकि तस्करी करने के दौरान वो उन्हें भी पैसे खिलाता था। और धीरे धीरे नेताओं से भी उसका संपर्क बना था, क्योंकि जो भी ऐसे बड़े लेवल के धंधे होते हैं इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को, नेताओं को मिला के ही ये लोग काम करते हैं। तो पहले तो जो शराब का धंधा था उसमें उसने इन लोगों को मिलाया। जब लड़कियां सप्लाई करने का इसने धंधा चालू किया तो उसमें भी इसने कई सारे पुलिस वालों को लड़कियां भेजनी शुरू कर दी, नेताओं को लड़कियां भेजनी शुरू कर दी। तो यहां से भी उसके और बड़े बड़े कनेक्शंस बनने लगे। धीरे 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 वो अपने इस चीज को बढ़ाता चला गया और उसके पास में अंधा पैसा आने लगा। इसी पैसे से उसने पेरियार नगर के एक गांधी गली है जहां पे उसने एक आलीशान मकान बनाया, और जब उसने उस मकान का गृह प्रवेश टाइप का करवाया तो उस समय उसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों को भी उसमें बुलाया था। कहा तो यहां तक जाता है कि उसका रुतबा इस लेवल पे पहुंच चुका था कि एक बार वो एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर की सरकारी गाड़ी जो होती है वो लेके लड़कियां सप्लाई करने पहुंच गया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना आगे बढ़ चुका था इस चीज में, उसकी पहुंच कहां तक पहुंच चुकी थी। इसी धंधे के दौरान उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था सोमाती। ऑटो शंकर को उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी रचा लेता है। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तो जो पहली पत्नी थी वो इसके बारे में विरोध जताती है, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी को डरा के धमका के उसे दबा देता है और बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूं तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी। वो भी अब इतने बड़े लेवल पे ऑटो शंकर आ चुका था, गुंडों में बाकी लोगों में उसका इतना पहचान था कि उसकी पत्नी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन ये जो चीज थी ये सिर्फ शुरुआत थी। ऑटो शंकर की ये एक आदत जैसी बन जाती है, एक के बाद एक वो 4 शादियां और करता है। जो भी वो लड़कियां सप्लाई करता था उसमें से जो उसको पसंद आ जाती थी वो उससे शादी रचा लेता था और उसको अपने लिए रख लेता था अपने पास। लेकिन जो ये ऑटो शंकर था ये अब एक तरीके से बेकाबू हो चुका था। ये जो भी लड़कियां थी जिनसे ये शादी भी रचाता था उनको अब मारने पीटने भी लग गया था। लोगों को तड़पाने में, उन्हें दुख पहुंचाने में इसको मजा आने लगा था। इसकी जो तीसरी पत्नी थी विजया, एक दिन इसी तरीके की मारपीट से और चीजों से तंग आके वो इसे छोड़ के भाग जाती है। लेकिन ऑटो शंकर को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसने कई सारी शादियां कर रखी थी, उसका धंधा ही यही था। इसी चीज के चलते मधु नाम की उसकी एक वाइफ होती है, वो भी उसे छोड़ के भाग जाती है। तो ऑटो शंकर को कोई खास फर्क इन चीजों से नहीं पड़ रहा था। उसका धंधा चल रहा था, पैसे आ रहे थे, नेताओं में, पुलिस वालों में उसकी पहचान बनी हुई थी, उसका जो धंधा था वो ठीक से चल रहा था। इसी दौरान ऑटो शंकर एक डांस बार में जाता है जहां पे उसे ललिता नाम की एक लड़की मिलती है। वो काफी खूबसूरत थी, तो ऑटो शंकर का दिल उस पर भी आ जाता है और उसके साथ वो छठी शादी रचाता है। उस लड़की के लिए वो अपने पेरियार नगर वाले घर के पास में कला क्षेत्र नाम की एक जगह है, वहां पे एक घर भी खरीद के देता है। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहता है, जैसा बाकी वाइफ के साथ में वो किया करता था, प्यार मोहब्बत से रहता है। लेकिन थोड़े ही महीनों के बाद में उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो ललिता को भी मारना पीटना शुरू कर देता है, उसके साथ में भी बुरा व्यवहार करने लगता है। तो सितंबर 1987 के अराउंड में ललिता जो थी वो ऑटो शंकर के ही एक गैंग मेंबर सुदालाई के साथ में भाग जाती है। अब ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसे छोड़ के भागी हो, लेकिन जो नई चीज हुई थी वो ये थी कि इस बार उसकी बीवी उसी के ही गैंग मेंबर के साथ भागी थी। ये चीज ऑटो शंकर के ईगो को हर्ट कर देती है।
जो ललिता थी वो उसके घर से उसका एक कैमरा और 7,300 रुपए लेके भागी थी, जो उस समय के हिसाब से रकम काफी बड़ी थी। तो वो, क्योंकि पुलिस वाले भी उसी के अंडर में काम किया करते थे, उसके साथ में काम किया करते थे, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके ललिता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाता है जिसमें वो ये मेंशन करता है कि वो उसका एक कैमरा और 7,300 रुपए लेके भागी है। और उसके अलावा अपने जो गैंग मेंबर्स थे उनसे भी ये बात बोलता है कि वो ललिता और सुधालाई को ढूंढे कि ये लोग गए कहां हैं, क्योंकि बाकी के भागने से उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार उसका ईगो हर्ट हो गया था और अब वो बदला लेना चाहता था। सितंबर के राउंड में ललिता भागी थी सुधालाई के साथ में। 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने के बाद में 27 अक्टूबर 1987 के दिन पल्लवरपुरम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर हरि का फोन आता है ऑटो शंकर के पास में, और वो बताता है कि उसने ललिता को पकड़ लिया है। उसी रात में ऑटो शंकर जो था वो पल्लावरम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाके ललिता को पकड़ता है और घसीटता हुआ अपने जो पेरियार नगर वाला घर था वहां पे लेके आ जाता है। 27 अक्टूबर की रात में लगभग 10 बजे के अराउंड वो अपने घर पहुंचा था। वो ललिता को लेके एक कमरे में जाता है और उसके साथ में खूब मारपिटाई करता है। वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो उसे छोड़ के क्यों भागी। वो उसे सब कुछ दे रहा था, उसके बाद भी उसी के गैंग मेंबर के साथ में उसे क्यों भागना था, उसकी बेइज्जती क्यों करी उसने। पहले तो ललिता माफी मांगती है, कोशिश करती है कि उसको किसी तरीके से मना सके कि वो नहीं रहना चाहती ऑटो शंकर के साथ में, इसी वजह से वो सुधालाई के साथ में भाग गई थी। लेकिन काफी समय तक जब नहीं मानता ऑटो शंकर, तो वो साफ साफ बोल देती है कि वो सुधालाई से प्यार करती है, वो इसलिए उसे छोड़ के भागी थी और उसे ऑटो शंकर से नफरत है। यह सुन के ऑटो शंकर का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वो वैसे ही रात भर बैठ के शराब पी के मारपीट के कर रहा था। 28 का दिन मतलब 4-5 बजे का समय हो चुका था। जब ललिता ये शब्द बोलती है तो ऑटो शंकर गुस्से में पागल हो जाता है और वो ललिता का गला दबाने लगता है। चीख चिल्लाहट की आवाजें आई रही थी, तो जो उसका भाई था मोहन और बहनोई था एल्डन, वो भी कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि ललिता और ऑटो शंकर के बीच में एक तरीके से गुत्थम गुत्था हो रहा है, लड़ाई हो रही है। वो ललिता के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और ऑटो शंकर गला दबा के ललिता की जान ले लेता है। यह पहली बार था जब ऑटो शंकर ने किसी की जान ली थी। इससे पहले वो तस्करी कर रहा था, लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रहा था, लेकिन कोई हीनियस क्राइम उसने आज तक नहीं किया था। यह पहली बार था जब वो अपने हाथों से किसी की जान लेता है। अब ललिता तो मर चुकी थी, किसी न किसी तरीके से उसकी लाश को भी ठिकाने लगाना था। तो ऑटो शंकर उसके भाई का जो शराब का अड्डा था मोहन का, वहां पे ललिता की लाश को लेकर जाता है। वहां जाके वो एक गड्ढा खुदवाता है, उसमें ललिता की लाश डालता है, उसके गहने वहने सब हटा देता है। उसके बाद उस गड्ढे को भर के ऊपर से सीमेंट चुनवा देता है ताकि कभी किसी को पता ही ना लग सके कि ललिता गई कहां। ललिता की जान लेने के बाद में भी ऑटो शंकर को अभी चैन नहीं आया था। वो सुधालाई की तलाश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से उसे वो मिल जाए ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। कई महीने और बीत जाते हैं, सुधालाई का कुछ पता नहीं चलता। 28 फरवरी 1988 के दिन ऑटो शंकर को यह पता चलता है कि जो सुधालाई है वो एक 5 स्टार होटल के पास में देखा गया है। वो अपने गैंग मेंबर रवि को सुधालाई के पास भेजता है और बोलता है कि उसे ये बोले कि वो उसे कुछ करेगा नहीं, एक बार आके ऑटो शंकर से बात कर ले। जब रवि सुधालाई के पास पहुंचता है, वो जानता ही था कि ये ऑटो शंकर का गैंग मेंबर है, तो वो भागने लगता है। रवि किसी तरीके से भाग के सुधालाई को पकड़ता है। वहां पे एल्डिन भी था, मोहन भी था, शिवाजी भी था। तो वो लोग उसको समझाते हैं कि ऑटो शंकर जो है वो उससे कुछ मारपीट नहीं करना चाहता। पहले से वो काफी समय तक ऑटो शंकर के लिए काम कर चुका है, तो जो भी चीजें हैं उन्हें बातचीत से ऑटो शंकर सुलझा लेना चाहता है। पहले तो सुधालाई उनकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर वो उसे किसी तरीके से बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बोलते हैं कि अरे परेशान मत हो, तो हमारे साथ इतने समय तक काम कर चुके हो, हमारे साथ के गैंग मेंबर रहे हो, अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं और एक बार चल के तुम ऑटो शंकर से बात कर लो। अब ये सब लोग सुधालाई को मोहन के शराब के अड्डे पे लेके आते हैं और उसे बैठा के शराब पिलाने लगते हैं। जब सुधालाई शराब पी के थोड़ा भंड जैसा होने लगता है तो ये लोग उसे लेके पेरियार नगर का जो ऑटो शंकर का घर था वहां लेके आते हैं। जब सुधालाई ऑटो शंकर के पास पहुंचता है तो पहले तो ऑटो शंकर उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बैठा के उसे और शराब पिलाता है। लेकिन जब सुधालाई बिल्कुल भंड हो जाता है तो ऑटो शंकर मार मार के उसकी जान ले लेता है। उसकी लाश के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा देता है और जो उसकी बचे खुचे टुकड़े थे उन्हें एल्डिन की कार में रख के समुद्र में फेंकाता है। जो उसकी हत्या के पूरे सबूत थे वो सब मिटा दिए जाते हैं।
अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जो सुधालाई का पार्टनर था रवि, अब वो सुधालाई की तलाश करने लगता है कि उसको पता था कि वो ऑटो शंकर की दुश्मनी लेके बैठा हुआ है। वो पता करने लगता है कि सुधालाई कहां गया। रवि डायरेक्टली ऑटो शंकर के पास में पहुंच जाता है और मोहन के पास पहुंचता है। वो उनसे जाके पूछता है कि सुधालाई जो है उसके बारे में क्या उन्हें कुछ पता है कि नहीं। वो लोग उसे ये बोल के भेज देते हैं कि सुधालाई किसी काम से गया हुआ है, वो थोड़े दिनों में आ जाएगा। लेकिन रवि इस चीज को अपना एक रूटीन बना लेता है। वो हर 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में ऑटो शंकर और मोहन के पास में पहुंच के सुधालाई की इंक्वायरी करने लगता है। कुछ दिन तक तो ये लोग इस चीज को टालते हैं कि यहां गया होगा, वहां गया होगा, आ जाएगा। लेकिन जब वो रोज रोज आने लगता है तो ऑटो शंकर और मोहन इस चीज से थोड़ा उकता जाते हैं। 14 मार्च 1988 के दिन वो रवि को बोलते हैं कि आज रात में सुधालाई उनके घर आने वाला है, तो वो आ जाए, सब बैठ के शराब पियेंगे, पार्टी करेंगे। रवि रात में उनके घर पहुंच जाता है। ये सब बैठ के शराब पीते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन जब शराब पी रहे थे तो रवि को शराब थोड़ी चढ़ जाती है। वो ऑटो शंकर, मोहन और बाकी लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि उसको पता है कि इन लोगों ने सुधालाई को मार दिया है, या तो वो उसे एक ऑटो खरीद के दे दें या फिर वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगा। अब उसको इस समय ये बात नहीं पता थी कि वो जिसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो ऑलरेडी 2 खून कर चुका है। लेकिन वो लोग उसको थोड़ा समझाते हैं कि उसे ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए या फिर ब्लैकमेल की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन शराब के नशे में रवि को कुछ समझ में नहीं आता और वो चिल्लाने लगता है। इसी दौरान अचानक ऑटो शंकर जो था वो उठता है और एक जोर की लात रवि की छाती में मारता है। रवि जाकर जमीन पर गिर जाता है और सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। इसे भी सुधालाई की तरह ही पीट पीट के मार डाला जाता है और जैसे ललिता की लाश को जमीन में गड्ढा करके दफनाया गया था, इसे भी वैसे ही दफना दिया जाता है। सीमेंट लगा के इसे पूरा बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिन फिर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक नई मुसीबत आ जाती है। अब जो रवि की मां थी वो ऑटो शंकर और मोहन के पास में आके रवि के बारे में इंक्वायरी करने लग जाती है। ऑटो शंकर और रवि अब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ऐसे तो फिर वो कितने लोगों को मारते रहेंगे, कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो वो एक तरकीब बनाते हैं। 1998 की ये बात है, उस समय मोबाइल फोन या बाकी सब कुछ तो होता नहीं था। वो एक चिट्ठी जैसी लिखते हैं रवि की मां के नाम पे और उसको पकड़ा देते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो चिट्ठी रवि की तरफ से है, वो बड़े शहर में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ के जो रवि की मां थी उसे थोड़ा संतोष मिल जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो नौकरी करने गया हुआ, थोड़े दिनों बाद आ जाएगा। और अब ऑटो शंकर के लिए प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म हो जाती हैं। अब वैसे तो ऑटो शंकर का जो धंधा था वो काफी अच्छे से चल रहा था, बेशुमार पैसा उसके पास आ रहा था, बड़े बड़े लोगों से उसकी जान पहचान हो रही थी। लेकिन उसकी इस चीज को देख के कई लोग उससे जलने भी लगे थे। कुछ लोग थे, जब वो लड़कियां सप्लाई करता था तो जो उसकी लड़कियां हुआ करती थी उन्हें परेशान किया करते थे। जिन होटलों में वो लोग जाते थे वहां पे जाके बोला करते थे कि ऐसी लड़कियों को वहां पे ना आने दिया जाए। ऐसे ही 29 मई 1988 के दिन ऑटो शंकर की एक लड़की जो थी वो अपने कस्टमर के पास से जब वापस आ रही थी तो 3 लड़के उसे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। उस लड़की का नाम अनीता था। दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे जब वो लोग इस लड़की को परेशान कर रहे थे, तो एल्डिन वहीं से गुजर रहा था। वो ये चीज देखता है और उन लोगों का विरोध करता है, लेकिन वो तीनों के तीनों एल्डिन से मारपीट करने लगते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। अब ये तीनों लोग थे, इनका नाम था संपत, मोहन और गोविंद राज। ये ऑटो शंकर से थोड़ी दुश्मनी रखते थे, इसी वजह से ये चीजें कर रहे थे। जब एल्डिन ऑटो शंकर के पास में पहुंचता है और बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, उसकी लड़कियों को वहां परेशान किया जा रहा है और उसको मारपीट के वहां से भेजा गया है, ऑटो शंकर जो था वो अपने कई सारे गुंडों के साथ में लाठी डंडों के साथ वहां पहुंचता है और जो तीनों लोग थे उनकी डंडों से बुरी तरह पिटाई करने लगता है। अब 3 ही लोग थे, अकेली लड़की को छेड़ना अलग बात है, एक बंदे को पीट देना अलग बात है। जब इतने सारे लोग लाठी डंडों के साथ में आ गए तो वो भी भाग नहीं पाए। बुरी तरीके से उनकी पिटाई करता है ऑटो शंकर। वहां पीट के उसको मन को शांति नहीं आती। वो जो उसके भाई मोहन का शराब का अड्डा था वहां लेके जाता है इन लोगों को, वहां जाकर फिर से लाठी डंडों से इन लोगों की पिटाई होती है। ऑलमोस्ट अधमरे हो चुके थे ये तीनों लोग जो थे। अब ये इन सबको उठा के जो इसका गांधीनगर वाला घर था, जिसके ओपनिंग के टाइम पे इसने कई बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया था, वहां पे बेसमेंट में लाके इन लोगों को बंद कर देता है। और सारी जो जनता थी वो देख रही थी। 5 साढ़े 5 का अराउंड टाइम हो रहा था। ये पहली बार था जब खुले आम ऑटो शंकर ने कोई ऐसी आपराधिक घटना की हो। लेकिन उसको अपनी अब पैसे का और बाकी चीजों का कुछ गुरूर आ चुका था। वो वहां खड़े सभी लोगों को इस चीज की चेतावनी देता है कि इस चीज के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, वरना वो उसको भी मार डालेगा। जो ये लोग थे ये उसके तहखाने में पड़े रहते हैं और ऑटो शंकर वहां से चला जाता है।
खून से लथपथ कपड़ों में ही ऑटो शंकर वहां से निकला था, जाके वो फिर से शराब वराब पीता है। रात के 10 बजे के अराउंड वो वापस आता है और देखता है कि जो वो तीनों लोग थे उनमें से संपत और मोहन ऑलरेडी मर चुके थे, और जो तीसरा बंदा था गोविंद राज वो ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में था। तो वो ये सोचता है कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये कल की डेट में परेशानी बन सकता है, तो वो उसको भी मार डालता है। अब ये रात में ही लगभग 1:30 बजे के अराउंड घर से निकलता है, गाड़ी में इन लोगों की लाशें भरता है और पास की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो थी वहां पे गड्ढा खोद के इनकी लाशों को वैसे ही दबा देता है जैसे पहले इसने 2 लाशें दबाई थी। ऊपर से सीमेंट लगा दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे कुछ था भी। अब एक तरफ तो ऑटो शंकर का ये सारा का सारा काम चल रहा था, दूसरी तरफ जो तमिलनाडु की राजनीति थी उसमें भी काफी सारी हलचल मची हुई थी। 1987 के एंड में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे एमजी रामचंद्रन, उनकी डेथ हो जाती है और काफी उठापटक के बाद में भी जब कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जा पाता तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 1988 में जब तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो जो वहां के गवर्नर थे पीसी अलेक्जेंडर, उनके पास पूरी की पूरी ताकत आ जाती है। उसी दौरान एक और घटना भी हो रही थी जब तमिलनाडु में एक एक करके 9 लड़कियां गायब हो जाती हैं, अपहरण कर लिया जाता है, कहीं चली जाती हैं, लेकिन एक एक करके 9 लड़कियां गायब हो जाती हैं। उनके जो घर वाले थे वो इस चीज की कंप्लेन लिखवाते हैं, इसके बारे में काफी सारा विरोध होता है, काफी सारी बातें उठने लगती हैं। तो जो गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर थे वो इसके लिए एक एसआईटी गठित कर देते हैं। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसको लीड करते हैं तमिलनाडु के डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल जाफर अली। अब जाफर अली जी के नेतृत्व में जो ये पूरी एसआईटी थी ये तुरंत काम शुरू कर देती है और लड़कियों का कुछ सुराग निकालने की कोशिश करती है। तो पूरी जोर शोर के साथ में खोजबीन करती है, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ा सुराग नहीं मिल पाता। इसी दौरान एक और चीज होती है जो ऑटो शंकर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तोदिया पेट नाम की एक जगह थी जहां से शाम के समय शांति नाम की एक लड़की एक शराब के ठेके के पास से गुजर रही होती है। तभी ऑटो में सवार 2-3 लोग उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की हिम्मत दिखाती है और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है, तो शराब के ठेके में जो लोग शराब खरीदने के लिए खड़े थे वो उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और इतने लोगों की भीड़ देख के जो ऑटो में बैठे तीनों लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं। शांति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास में पहुंचती है, उनको ये बात बताती है। जो ये रिपोर्ट थी ये इस एसआईटी के पास में भी पहुंचती है, क्योंकि लड़कियों के गायब होने का ही मामला वो देख रहे थे, तो उन्हें इस चीज का शक होता है कि जो 9 लड़कियां गायब हुई हैं इन्हें भी शायद ऐसे ही किसी गैंग ने अगवा किया होगा, क्या पता यही वो गैंग हो जो इन सबके पीछे हो। तो वो सादी वर्दी में उस पुलिस के ठेके में पूछताछ करने के लिए आते हैं। अब खुल के तो वहां पे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि वो लोग सादी वर्दी में थे तो बातों बातों में उन्हें ये बात पता चलती है कि ऑटो शंकर नाम का एक बंदा है जो ऑटो में होने वाली ज्यादातर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। लड़कियां सप्लाई करने का काम उसका भी है। अब ये पहली बार था जब पुलिस के सामने ऑटो शंकर का नाम आया हो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पहुंच रखता था तो जल्दी उसके बारे में किसी से पता ही नहीं चल पाता था। जब उन्हें ऑटो शंकर का नाम पता चलता है वो उसके बारे में खोजबीन करने लगते हैं, तो उन्हें ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा गैंग चलाने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा केसेस या रिपोर्ट्स उनके पास में नहीं है, क्योंकि वो पुलिस वालों के और नेताओं से मिलकर ही काम किया करता था। काफी कुछ देखने के बावजूद जो एसआईटी थी उन्हें ऑटो शंकर के खिलाफ कोई ऐसा चीज नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो उसे गिरफ्तार कर सके। लेकिन इसी दौरान ऑटो शंकर ने एक ऐसी गलती कर दी थी जो उसको बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। जो रात के अंधेरे में छुपते हुए वो धंधे किया करता था, जिन लोगों की जान उसने ली थी, 3 लोग जो उसने पहले मारे थे उनका तो बात तक भी कोई ज्यादा पता नहीं चला था, लेकिन जिन 3 लोगों को उसने सरेआम सबके सामने लाठी डंडों से पीट के मारा था उनमें से एक संपत की वाइफ जो होती है वो हार नहीं मानती। पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते, अच्छे से जांच नहीं कर रहे होते, लेकिन वो लगातार पुलिस के पीछे लगी रहती है, ऑटो शंकर का नाम लेती रहती है और उसके खिलाफ किसी ना किसी तरह की कार्यवाही के लिए जोर बनाती रहती है। पुलिस वाले तो उसकी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन फाइनली जून 1988 में वो पीसी अलेक्जेंडर जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उनके पास एक लेटर लेकर पहुंच जाती है जिसमें वो ऑटो शंकर के खिलाफ कंप्लेन करती है। अब जो ये कंप्लेन लेटर था पीसी अलेक्जेंडर इसे अपनी एसआईटी टीम को सौंपते हैं और अब एसआईटी टीम के पास में ऑटो शंकर के खिलाफ में एक लिखित कंप्लेन आ चुकी थी। इसी पुलिस टीम में एक आरई नाम के पुलिस ऑफिसर भी थे जो ऑटो शंकर की सारी चीजों को जानते थे, लेकिन ऊपर से सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब ये एसआईटी उनसे संपर्क करती है तो वो
ऑटो शंकर के सारे ठिकानों का पता उनको बताते हैं, जो भी उनके गैंग मेंबर्स थे उनके बारे में बताते हैं, और एक एक करके जो एसआईटी की टीम थी वो इन सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ना शुरू कर देती है, ठिकानों पर रेड मारना शुरू कर देती है। इसी धरपकड़ के दौरान 6 जुलाई 1988 के दिन एक बस स्टैंड से पुलिस बाबू नाम के एक इंसान को गिरफ्तार करती है। पुलिस चीज का दबाव बनाती है कि अगर वो ऑटो शंकर के खिलाफ गवाही नहीं देगा तो ये जितने भी सारे जुर्म हैं इसका इल्जाम उसके ऊपर डाला जाएगा और उसे फांसी की सजा होगी। फाइनली जो बाबू था वो टूट जाता है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें वो ऑटो शंकर के सारे कच्चे चिट्ठे को खोल के बता देता है। 6 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 7 जुलाई के ही दिन ऑटो शंकर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकल जाता है और उसे पेरियार के उसके घर से ही जाके अरेस्ट कर लिया जाता है। जब ऑटो शंकर को उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है तो तलाशी के दौरान पुलिस को एक ऐसी चीज मिलती है जो ऑटो शंकर के केस को एक तरीके से क्लोज ही कर देती है। ऑटो शंकर ने अपने पास एक डायरी मेंटेन की हुई थी जिसमें उसने उन नेताओं के, पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिख रखे थे और डिटेल लिख रखी थी कि कब उसने किसको कितना पैसा दिया। साथ ही साथ में उसके पास में उसी डायरी में कुछ ऐसी फोटोज भी थी नेताओं की, पुलिस वालों की, जो इसकी सप्लाई की हुई लड़कियों के साथ में थी, जिनके बेस पे वो उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। अब ये जो एक सबूत था, यही इसको फंसाने के लिए, पकड़वाने के लिए, पूरा का पूरा केस खोल देने के लिए काफी था। प्रॉब्लम बस एक थी कि इस डायरी में पुलिस डिपार्टमेंट के ही कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिखे हुए थे, कईयों की तो फोटो तक थी। तो ये जो चीज थी, इसे पूरी तरीके से बाहर लेके आना या उछालना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जितने भी नेता लोग थे, बाकी लोग थे, उनको पता चलता है तो ऑब्वियसली सब प्रेशर बनाते हैं कि उस चीज को सामने ना लेके आया जाए। इसी वजह से बहुत सारे नेता थे जिनका नाम दबा दिया गया, कभी सामने नहीं आया। बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो कभी सामने उनके नाम नहीं आए। 12 पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको इस पूरे के पूरे केस के दौरान सस्पेंड किया गया, नौकरी से निकाला गया। और जो सबसे बड़े रैंक के ऑफिसर थे वो एक डीएसपी थे, जिन्हें पहले तो लंबी छुट्टी पे भेजा गया और उसके बाद में सस्पेंड करके नौकरी से निकाल दिया गया। ऑटो शंकर की गिरफ्तारी के बाद में जो उसका भाई मोहन था और बहनोई एल्डिन था, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। धीरे धीरे उसके जितने भी गैंग मेंबर्स थे उन सबको गिरफ्तार किया जाने लगता है। और अब एल्डिन, मोहन और जो ऑटो शंकर था, इनसे सख्ती से पूछताछ होती है। जो चीजें यूज की जाती हैं पुलिस के द्वारा वो की जाती हैं। तो पहले तो मोहन टूटता है, फिर एल्डिन टूटता है और लास्ट में ऑटो शंकर भी टूट जाता है और अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लेता है। इसके बाद में ऑटो शंकर, मोहन और एल्डिन की निशानदेही पे ही जो 5 लाशें थी जो इन्होंने दबा दी थी, उनको भी बाहर निकाला जाता है। एक तो ललिता की थी, दूसरी रवि की थी, बाकी जो 3 लोग जिनको पीट पीट के इन्होंने सबके सामने मार डाला, जिनमें से एक की वाइफ की वजह से पूरी चीजें खुल के सामने आई, वो सारी लाशें बाहर निकाली जाती हैं। सुबहलाई की लाश को तो इसने जला के ही बहा दिया था, तो इस वजह से वो नहीं मिल पाती, लेकिन बाकी सारी लाशें मिल जाती हैं। और फॉरेंसिक्स वाले जो होते हैं वो इन सभी लाशों के साथ में इन सबके डीएनए को किसी न किसी तरीके से मैच करते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि इन सबकी जो हत्या है, खून है, वो इन्हीं लोगों ने किया है। तमिलनाडु की जो पुलिस थी, जो एसआईटी थी, ये गौरीशंकर, एल्डिन और मोहन के साथ साथ टोटल 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ इस पूरी हत्या का और बाकी सारी आरोपों का केस चलाया जाएगा। और इसके दौरान इन्हें मद्रास का जो सेंट्रल जेल था वहां पे रखा जाता है। यहाँ पे एक और चीज होती है जो गौरी शंकर के या ऑटो शंकर के जो मिली भगत थी सरकारी तंत्र में, उसको उजागर करती है। जितने भी आरोपी होते हैं किसी एक केस के, उन्हें कभी एक सेल में नहीं रखा जाता, उन्हें अलग अलग सेल में रखा जाता है ताकि वो आपस में बात करके कोई स्टोरी एक ना बना लें, आपस में कोई साठगांठ करके कुछ ऐसा ना बता दें कि वो एक दूसरे के खिलाफ ना बोल पाए या ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ऑटो शंकर के केस में खुद गौरी शंकर यानी ऑटो शंकर, एल्डिन, मोहन, ये सारे के सारे लोग जो थे, इनको एक ही सेल में रखा गया था। इसके बाद हद तब होती है जब 21 अगस्त 1990 के दिन मद्रास सेंट्रल जेल का जिस सेल में इन लोगों को रखा गया था उसका दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जो जेल के गार्ड थे वो भागे भागे वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये ऑटो शंकर, एल्डिन और मोहन जो है ये अपने जेल के सेल से फरार हो चुके हैं। टोटल 5 लोग थे, 5 अपराधी थे जो उस जेल ब्रेक में जेल तोड़ के भागे थे। अगले ही दिन उस जेल के 12 जो जूनियर ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया जाता है और जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनको भी अगले ही दिन सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद जब इस चीज की जांच की गई तो यह पता चला कि ऑटो शंकर जेल के अंदर भी कोई बड़ी तकलीफ में नहीं था। वो एक 5 स्टार होटल की तरह वहां रहा करता था
अब दारू हो, सिगरेट हो, चाहे नॉनवेज हो, जो भी उसको चाहिए होता था वो उसको उसके सेल में मुहैया कराया जाता था। अपने दोस्तों के साथ वो वहां पे रह रहा था, उसकी अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। लेकिन फिर वो जेल तोड़ के भागा क्यों? उसके पीछे रीजन ये था कि उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसने जो भी अपराध कर रखे हैं, जो उसने डायरी में लिख रखा है, जो उसके कत्ल की बातें उसने करी हैं, इतने सबूत उसके खिलाफ हैं कि उसको कभी ना कभी फांसी की सजा मिलेगी ही। तो चाहे वो कितने भी दिन वहां पे मजे काट ले, लेकिन बाद में उसको फांसी ही मिलने वाली है। इस वजह से वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। 20 अगस्त 1990 की रात में जो जेल के अधिकारी थे, उन्होंने उसका सेल खुला हुआ छोड़ दिया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसने या तो पैसे से खरीद लिया था, या फिर जो उनके पास सबूत थे उसने डरा के रखा हुआ था कि कोर्ट में जाके वो उनका नाम ले देगा तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो 20 अगस्त की रात में उसका सेल का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। जो मेन डोर था उसकी रेलिंग को ऐसे मोड़ दिया जाता है कि वो उसके अंदर से निकल सके। और 20 अगस्त की आधी रात में वो वहां से निकलते हैं, एक रस्सी के सहारे पीछे की दीवार से होते हुए कूदते हैं, पीछे एक रेलवे स्टेशन था वहां से भाग जाते हैं। जो पीछे की दीवार थी ये जेल की, वहां पर उनके पैरों के निशान तक मिलते हैं। जो ऑटो शंकर भागा था, सबको ये बात पता थी कि भाई इतने सारे नेताओं से उसकी जान पहचान है, पुलिस वालों से उसकी जान पहचान है, सबके राज उसके सीने में दफन है। तो अब उसे पकड़ा तो नहीं जाएगा, पकड़ा दिया तो हो सकता है एनकाउंटर बोल के मार दिया जाए। अब ऑटो शंकर नहीं मिलने वाला। लेकिन जितने भी लोग थे उन सबकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ 10 दिन के अंदर अंदर ही तमिलनाडु की जो पुलिस थी, ये शंकर, एल्डिन और मोहन, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है उड़ीसा के राउरकेला से। और इन सबको गिरफ्तार करके दोबारा मद्रास ले आया जाता है। उस समय जो मद्रास के सीएम थे एम करुणानिधि, वो भी इस पूरे के पूरे केस की पर्सनली जांच देख रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस बन चुका था। ये अखबारों में बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ रहा था। तमिलनाडु के लोग हो चाहे पूरी देश के लोग हो, वो इस ऑटो शंकर की हरकतों को देख के, इसकी अपराधों को देख के हिल चुके थे। और जब उसके भागने की चीज सामने आई थी तो पूरी जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था। तो जो ऑटो शंकर था, शिवाजी और एल्डिन, इनको तो 10 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहन और सेल्वराजन को पकड़ने की भी कोशिशें जारी रहती हैं। अब इन तीनों के ऊपर शुरू होती है कोर्ट की सुनवाई। सारे के सारे सबूत और गवाह दिखाए जाते हैं। और इस समय जो ऑटो शंकर था वो एक अजीब सी ही दलील देता है और ये कहता है कि उसने कत्ल तो ये 6 के 6 किए हैं, लेकिन उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। उसका यह कहना था कि जो मूवीज वो देखता था, उन मूवीज को देख के उसने ये सब चीजें सीखी थी। उनके जो विलन होते हैं उनको देख के वो ये बुरे काम करने सीखा था। अब ये जो हमारा आज की डेट में भी अगर मैं कहूं तो जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, या फिर जो मूवीज बनती हैं, जो सीरियल्स बनते हैं, उनमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, जो कभी कभी जो मुजरिम होते हैं उन्हें जिस तरीके से ग्लोरीफाइड करके दिखाया जाता है, उसके ऊपर तो एक सवाल खड़ा करती है। लेकिन ऑटो शंकर के बचाव के लिए इस दलील ने कोई काम नहीं किया। 6 महीने के अराउंड में ही जो निचली अदालत होती है ये अपना फैसला सुना देते हैं और 29 मई 1991 के दिन इन तीनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। क्योंकि निचली अदालत ये मानती है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिसमें बहुत ही बेरहमी के साथ में सीरियल किलिंग का काम किया गया है। बाद में मोहन को 25 जून 1992 के दिन पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और सेल्वराज को 20 अगस्त 1993 के दिन बॉम्बे से गिरफ्तार किया जाता है। और बाद में इन लोगों को और बाकी जितने भी नामजद लोग थे उन सबको उम्र कैद की सजा दी जाती है। इसके बाद में गौरी शंकर, एल्डिन और शिवाजी हाईकोर्ट में अपील करते हैं। वहां पे भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, वहां पे भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना जाता है और फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। फाइनली जो लास्ट चीज रह जाती है, ये मर्सी पिटीशन डालते हैं राष्ट्रपति के सामने। उस समय के भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं, वो इनके अपराधों को देख के इनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं। सब चीजें एग्जॉस्ट होने के बाद में 27 अप्रैल 1995 के दिन सेलम सेंट्रल जेल में ऑटो शंकर यानी गौरी शंकर, शिवाजी और एल्डिन को फांसी दे दी जाती है। पूरे केस के दौरान, सुनवाई के दौरान ऑटो शंकर ने कई लोगों को इंटरव्यूज दिए थे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए थे, पुलिस ऑफिसर्स के नाम लिए थे जिनको इसने लड़कियां सप्लाई की थी या बाकी गैर कानूनी धंधों में उनका साथ दिया था। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड है, कभी भी किसी नेता के ऊपर कोई केस नहीं चलता या पुलिस वाले को, बहुत बड़े किसी ऑफिसर को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन फाइनली उनको फांसी मिलती है और खत्म होती है ऑटो शंकर की कहानी। आज की ये कहानी भी हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।